हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर आपका फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये आपके जो प्रश्न होंगे वो आपके लघु उत्तरीय और आपके अति लघु उत्तरीय साथ ही साथ फ्रेंड्स बहुविकल्पीय में भी काम आएंगे। जैसे कि आप सभी को सब कुछ थ्योरी जो है स्टेप बाय स्टेप आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है, मैराथन क्लास भी प्रोवाइड कर दी गई है। और अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरह से आप सभी के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लगभग 4 सालों का प्रश्न जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है अभी आप सभी के स्क्रीन पर, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ होता है। बीटीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए जो है प्रयास किया जाता है ना। और हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था कि जो हमारा क्योंकि पूछ देता है परिकल्पना क्या होता है, तो इससे हमारा यही अभिप्राय होता है कि जो भी क्रिया विधि उससे मतलब जो है जिनके द्वारा क्या होता है, जब भी हम कुछ शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मांसपेशियाँ एवं आंगिक गतिविधियाँ मूल्यांकन के किस पक्ष में संबंधित होता है। मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, हम लोगों ने जाना है। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और एक आपका कौशलात्मक पक्ष या फिर क्रियात्मक पक्ष। तो मांसपेशियाँ एवं आंगिक गतिविधियाँ मूल्यांकन के किस पक्ष में आते हैं, तो आपके क्रियात्मक पक्ष यानी कि कौशलात्मक पक्ष में देखने को मिल जाता है। पूछे कौशलात्मक पक्ष के दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट करिए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाना है कि मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि यानी कि सीखने में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना। क्योंकि जब नंबर माप के दे दिए जाते हैं तो फिर एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है कि तुम्हारा कम है, ज़्यादा है, क्यों कम है, उसको जो है मतलब उस हिसाब से शिक्षा दी जाती है। अधिगम में वृद्धि है तो प्रेरणा दी जाती है। वर्गीकरण, चयन, निर्देशन की सारी प्रक्रियाएं जो है मूल्यांकन की लक्ष्य होती हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किए जाने वाला शिक्षण उपरचनात्मक शिक्षक यानी कि फ्रेंड्स किसी छात्र द्वारा अगर कोई गलती की गई है लिखने में या फिर पढ़ने में तो उसको सही करना ही उपचारात्मक शिक्षण में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण का आपसे मतलब क्या आशय है। तो क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार का विश्लेषण करता है। सबसे पहले शोध से पूर्व की स्थिति और उसके बाद से शोध के बाद की स्थिति, उपयुक्त दोनों स्थिति का क्या करता है, वो तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान जो है कहाँ तक पहुँचता है। और पूछता है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है, यानी कि जो हमारा रिसर्च है उसका अंतिम चरण क्या होता है, तो अंतिम चरण उसका निष्कर्ष होता है। यानी किसी भी चीज़ का अगर हम शोध कर रहे हैं तो उस पर निष्कर्ष निकालना ही क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। ठीक है, और कैसे पता करते हैं, तो शोध के पूर्व की स्थिति क्या थी, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसके पहले की स्थिति क्या थी, और जब हम लोगों ने रिसर्च कर लिया उसके बाद की स्थिति क्या है, और इन दोनों को एक दूसरे में तुलना किया जाता है और यहाँ से हमें ज्ञात होता है कि हमने अभी तक कितना समाधान ढूंढ रखा है। नेक्स्ट है अवलोकन क्या है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अवलोकन की बात करें तो अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। ठीक है, जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, यानी कह सकते हैं समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना ही अवलोकन कहलाता है। किसी भी चीज़ पर अवलोकन करना जो कि रिसर्च के थ्रू आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स, मैराथन क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके 3 टॉपिक होने वाले हैं, 2 टॉपिक याद रखिएगा, एक आपका नवाचार, ठीक है, एक आपका नवाचार और एक आपका क्रियात्मक शोध। इससे रिलेटेड आप सभी के ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है और शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न मतलब जब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ पर रिसर्च करेगा, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा रिसर्च पूछताछ करते हैं, प्रश्नों के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं सभी से, तो इसके द्वारा आप कह सकते हैं शोधकर्ता जो है जो रिसर्च कर रहा है वो जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली को अपनाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ? तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन वर्ष 2009 में लागू हुआ था और हम लोगों ने सतत तथा व्यापक मूल्यांकन के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना भी है। ठीक है, युग्म मूल्यांकन से क्या आप समझते हैं? तो फ्रेंड्स, युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें 2 शब्द जोड़े में दिए जाते हैं और बच्चों में यही जोड़े बनाने होते हैं। युग्म मूल्यांकन मतलब फ्रेंड्स देखिए, युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाला प्रश्न आते हैं जिसमें हम लोग जोड़ा बनाते हैं, है ना। इसमें 2 शब्द जोड़े में दिए जाते हैं और बच्चों से सही जोड़े बनवाने के लिए बोलते हैं। जैसे ये यहाँ दे दिया जाता है और बोलता है सही मिलान कीजिए। ठीक है, ऐसे वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताइए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण परिणाम होता है, निष्कर्ष होता है। ठीक है, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। क्रियात्मक शोध यानी कि आप कह सकते हैं जब भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, अनुसंधान करते हैं, तो यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली, यानी कि इंटरव्यू में क्या होता है, हम अदर्स से सवाल पूछते हैं। ठीक है, किसी और से सवाल पूछते हैं, आमने सामने साक्षात्कारता होता है, बैठकर जानकारी जो है आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू कहते हैं। अब आप सभी से पूछा जाता है न्याय दर्श, यानी कि न्याय दर्श को आप सिंपल समझ सकते हैं, सैंपल की विशेषताएं बताइए। तो न्याय दर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सैंपल का जो आकार है वो पर्याप्त होना चाहिए। न्याय दर्श का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वह जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक हो सकते हैं। बिल्कुल, सैंपल जो भी होंगे कहीं ना कहीं वो जनसंख्या की प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, यानी कि लोगों के अकॉर्डिंग रहे, ये नहीं कि आप ऐसा सैंपल दिखाएं जिसका जो है जनसंख्या जो भी लोग हैं उनके लिए ही नुकसानदायक हो, है ना। तो ये भी आपके क्रियात्मक शोध में सैंपल्स मिलते हैं, दिखाए जाते हैं, तो यही बात कहे जा रहे हैं। तो अब बस याद रखिए, न्यायदर्श को हम सिंपल सैंपल कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम स्पष्ट करें। जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय में ग्रेडिंग की प्रक्रिया होती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, हालांकि पहले जो भी आपके सर्टिफिकेट होते थे उसमें ग्रेडिंग मिलते थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, है ना। बाकी आप देख सकते हैं विद्यालयों की ग्रेडिंग कैसे की जाती है। जैसे विद्यालयों की ग्रेडिंग सिस्टम के बिंदु क्या है, जैसे भौतिक परिवेश हो गया, उसमें 5 अंक, सामूहिक सहभागिता इसमें 5 अंक, नामांकन की उपस्थिति इसमें 15 नंबर, शिक्षण का स्तर 20 नंबर, सत्र परीक्षा के आधार पर 55 नंबर और छात्रों का शैक्षिक स्तर 100। तो ऐसे इनका ग्रेडिंग किया जाता है। तो यही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, छात्र प्रोफाइल क्या है? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण एवं उनके समायोजन, उनके विकास की गति का दिशा ज्ञान उपलब्ध कराता है। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, छात्र प्रोफाइल के थ्रू जो बच्चे हैं वो सुबह से क्या किए हैं, आज क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है, तो वो एक फाइल में सब कुछ मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है। और कहीं ना कहीं बच्चे भी उत्साहित होते हैं कि आज मेरे फाइल में इतना सब लिखा गया, हमने इतना सब लिखा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू वो मोटिवेट होते हैं। ठीक है, समायोजन, वातावरण में समायोजित भी होते हैं। तो यही बात इसमें बोल रहा है कि छात्र प्रोफाइल हम किसे कहते हैं। ठीक है, मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षा होती है? तो फ्रेंड्स, मूल्यांकन हेतु आपका सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, 3 परीक्षा आपकी कराई जाती है, जो कि ये हमने बहुविकल्पीय में डिस्कस कराया है। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं। यानी कि किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी छात्र का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो फ्रेंड्स हम ये उसके साथ 10 मिनट रहेंगे तो हम जान सकते हैं कि ये कितना पढ़ने वाला है, ये आगे कुछ बन सकेगा कि नहीं बन सकेगा। तो ये किसके थ्रू होता है? मूल्यांकन के थ्रू ही होता है। और मूल्यांकन जो है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की विशेषताएं हमने 4 से 5 जाना था, इसमें ओनली 2 पूछा है। तो शोध की समस्या जो है अनुभवजन्य होती है ना, और यह शोध संस्था की सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थितियों को उत्पन्न किए पूरा किया जा सकता है। यानी कि शोध की जो समस्या होती है वो अनुभवजन्य होती है ना,
और यह शोध संस्था के जो सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थितियों को उत्पन्न किए पूरा किया जा सकता है। तो ये शोध की कुछ विशेषताएं हैं। अब आप सभी से पूछ सकता है नवाचार से आप क्या समझते हैं, या फिर शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है, या फिर नवाचार से क्या आशा है। इन तीनों आप देख सकते हैं 17, 18 और 19 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इन तीनों का बस एक ही ढंग है कि नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज शिक्षा से संबंधित विविध क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल आप कह सकते हैं आजकल देख रहे होंगे तकनीकी इतना ज़्यादा आ गया है ना। तो ये सब क्या है, ये सब आपके नवाचार ही हैं। जो भी पुराने कार्य होते हैं हम उसे नए तकनीक के साथ करते हैं, उसे और भी इजी बनाने की कोशिश करते हैं, नए ढंग से करते हैं उसी कार्य को। तो यही हमारा नवाचार हो जाता है। और शिक्षा में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे सिलेबस है जिसमें नवीन सिलेबस देखे जा रहे हैं वर्तमान स्थिति के हिसाब से। ठीक है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 19। तो क्रियात्मक शोध एक व्यवहारिक रूप है, ठीक है, जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा जो है अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद द्वारा किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, तो क्रियात्मक शोध कहते हैं। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या होती है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो अच्छे प्रश्नों की प्रमुख निम्न विशेषताएं होती है। सबसे पहले तो प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त होनी चाहिए। ये नहीं कि आप खूब ज़्यादा प्रश्न पूछ दें और खूब ज़्यादा उत्तर हो तो कि कोई दे ही नहीं पाए। उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो, यानी कि आपको जो पुस्तक में लिखे हैं वैसे नहीं बोलना है, आपको अपनी भाषा में उसे समझाना है। वह विचारोत्तेजक हो। ठीक है, प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करें और प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप